क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप खुद अपनी सक्सेस के रास्ते में खड़े हैं? कि जो चीज आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसे पाने से ठीक पहले आप खुद ही पीछे हट जाते हैं? एक प्रमोशन जो आपके हाथ में आते आते रह जाती है, एक रिलेशनशिप जो आप खुद ही खराब कर देते हैं ठीक तब जब वो अच्छा चल रहा होता है, एक ड्रीम जिसे आप सालों से कल से शुरू करूंगा कह रहे हैं, एक डाइट जो आप मंडे से शुरू करते हैं और वेंसडे तक छोड़ देते हैं। अगर ये सब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से मिलता जुलता लगता है तो ये ऑडियो सिर्फ आपके लिए है। हम सब किसी ना किसी माउंटेन का सामना कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप जो टूटने वाला है, कोई करियर जो आगे नहीं बढ़ रहा, कोई हैबिट जो हम छोड़ नहीं पाते, कोई फियर जो हमें हमेशा पीछे खींच लेता है। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, हालात खराब है, लोग साथ नहीं दे रहे, वक्त सही नहीं है, रिसोर्सेस कम है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर माउंटेन्स हमारे अंदर ही बनते हैं। हमारी पुरानी कंडीशनिंग से, हमारे अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा से और उन बिलीफ से जो हमने बचपन में सर्वाइवल के लिए सीखे थे, लेकिन जो अब हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब तक हम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते, हम बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। जॉब बदलते हैं, सिटी बदलते हैं, रिलेशनशिप्स बदलते हैं, लेकिन वही पैटर्न्स हर जगह रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि माउंटेन हमेशा हमारे साथ ट्रैवल करता है। ये रियलाइज करना थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही रियलाइजेशन सबसे लिबरेटिंग भी है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हमारे अंदर है तो सल्यूशन भी हमारे ही हाथ में है। आज के इस ऑडियो सेशन में हम ब्रायन वियस्ट की इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटेज इनटू सेल्फ मास्टरी का पूरा डिटेल्ड सार समझेंगे। ये किताब सिर्फ 176 पेजेस की है, लेकिन इसमें इतनी डेप्थ है कि हर चैप्टर अपने आप में एक पूरी वर्कशॉप जैसा लगता है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सेल्फ सैबोटेज असल में होता क्या है, आपके इमोशनल ट्रिगर्स आपको क्या बता रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप की जाए, अपने पास्ट को कैसे रिलीज करें, अपना फ्यूचर सेल्फ कैसे डिजाइन करें, और आखिर में सेल्फ मास्टरी का वह स्टेज कैसे पाएं जहां आप रिएक्टिव नहीं बल्कि ग्राउंडेड और शांत रहते हैं। हर पड़ाव के साथ हम आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देंगे, 7 डे के छोटे एक्शन से लेकर 30 डे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स तक, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना रहे बल्कि आपकी जिंदगी में रियल चेंज बन सके। ये ऑडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम पूरी डेप्थ के साथ कवर करेंगे, रियल एग्जाम्पल्स, रियल साइकोलॉजी और रियल एप्लीकेबल स्टेप्स के साथ। तो अगर आप अपनी जिंदगी के उस माउंटेन को समझना और क्लाइंब करना चाहते हैं जो अभी तक आपको रोक रहा था, तो इसे पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, एक कंप्लीट रोड मैप है। आपकी सबसे बड़ी मुश्किल, वो माउंटेन जो आपको बार बार रोकता है, कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। और उसे पार करने का मतलब है हालातों को बदलना नहीं बल्कि खुद को मास्टर करना। जैसे एक माउंटेन 2 जमीन के सेक्शंस के आपस में टकराने से बनता है, वैसे ही हमारा पर्सनल माउंटेन उन 2 कॉन्फ्लिक्टिंग नीड से बनता है जो हमारे अंदर कोएग्जिस्ट करती है, एक जो हम चाहते हैं और एक जो हम डरते हैं। ब्रायन वियस्ट कहती है कि सेल्फ सैबोटेज किसी सेल्फ हेट या लेजीनेस से नहीं आता, ये एक अनकॉन्शियस नीड को पूरा करने की कोशिश होता है। जब आपकी कोशिश और आपके रिजल्ट के बीच एक गैप बन जाता है और वो गैप खत्म होने की जगह और बढ़ता जाता है, आप कंसिस्टेंटली अपनी ही रेजिस्टेंस, पेन और डिस्कंफर्ट से मिलते हैं, तब समझ लीजिए सेल्फ सैबोटेज काम कर रहा है। ये हमारे पुराने फियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स और चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आता है, जो हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर करता है, चाहे वो कंफर्ट हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो। वियस्ट ये भी समझाती है कि हम अपने सेल्फ कंसेप्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ है कि हम कभी रिच नहीं बन सकते या हमेशा अकेला रहूंगा, तो हम अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो इस बिलीफ को सच साबित करते हैं। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है जब तक हम उस बिलीफ को कॉन्शियस लेवल पर चैलेंज नहीं करते। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे एक्सपीरियंसेस,
ये सब मिलकर एक लेंस बनाते हैं जिससे हम अपने गोल्स को देखते हैं, और जब तक हम उस लेंस को क्लीन नहीं करते, हम वही पुरानी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज देखते रहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेल्फ सैबोटेज सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी रोज की चीजों में भी दिखता है। जैसे हेल्थ नोइंग वेल भी जंक फूड खाना, डेडलाइन पता होते हुए भी काम को लास्ट मोमेंट तक टालना, या अपने आप से नेगेटिवली बात करना जब गलती हो जाए। ये सब माइक्रोवर्जन्स है उसी बड़े पैटर्न के जो हमें अपने माउंटेन से रूबरू कराता है। सोचिए एक इंसान के बारे में जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है कई सालों से। हर बार जब वो शुरू करने के करीब आता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाता है। कभी टाइम नहीं, कभी मनी नहीं, कभी कॉन्फिडेंस नहीं, कभी मार्केट सही नहीं है। ये एक्सक्यूजेस असल में एक गहरा डर छुपाते हैं। अगर मैंने ट्राई किया और फेल हुआ तो मुझे अपने बारे में जो बिलीव करना पड़ेगा वो बहुत दर्दनाक होगा। इसलिए कभी ट्राई ना करना फेलियर से ज्यादा सेफ लगता है, क्योंकि फेल होने से पहले ही वो अपने आप को मैं अभी रेडी नहीं हूं कहकर बचा लेता है। साल गुजर जाते हैं और वो इंसान वही के वही खड़ा रहता है, अपने आप को यकीन दिलाता हुआ कि सही टाइम अभी भी नहीं आया। इसी तरह एक दूसरी कहानी है एक मां की जो अपने बचपन में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल देख चुकी थी। बड़े होकर जब भी उसके पास पैसे बचने लगते हैं, वो उन्हें किसी ना किसी अननेसेसरी चीज पर खर्च कर देती है। ये पैटर्न उसकी कॉन्शियस डिजायर सेविंग्स बिल्ड करना के बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड पैसे होने को एक अनफेमिलियर, अनसेफ फीलिंग से जोड़ता है, क्योंकि उसकी ग्रोइंग अप ईयर्स में पैसे होना कभी नॉर्मल नहीं था। एक तीसरी कहानी एक स्टूडेंट की है जो एग्जाम से पहले रोज रात को लास्ट मोमेंट तक पढ़ने से बचता है, चाहे वो जानता है कि रिजल्ट पर असर पड़ेगा। जब वह अपने बिहेवियर को डीपली ऑब्जर्व करता है, उसे समझ आता है कि अगर वो पूरी मेहनत करेगा और फिर भी कम नंबर आए तो वो अपनी इंटेलिजेंस पर डाउट करेगा, लेकिन अगर वो लास्ट मिनट पढ़ेगा और कम नंबर आए तो वो हमेशा बोल सकता है मैंने तो टाइम ही नहीं दिया। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करने का। इसे समझने के लिए दो दोस्तों का एग्जाम्पल देखते हैं, आदित्य और रोहन। दोनों की जॉब उन्हें पसंद नहीं है। आदित्य रोज कंप्लेन करता है लेकिन कुछ नहीं करता, क्योंकि सेफ रहना उसे familiar लगता है और अनफेमिलियर चीजें उसे डराती है, चाहे वो बेहतर ही क्यों ना हो। रोहन भी उतना ही डरता है, लेकिन एक दिन वह अपनी डिसैटिस्फैक्शन को कागज पर क्लियरली लिखकर देख लेता है, बिना किसी को ब्लेम किए। उस क्लैरिटी के बाद वो एक छोटा स्टेप लेता है, एक रिज्यूम अपडेट, एक नया स्किल सीखना। फर्क इंटेंशन का नहीं है, फर्क एक्शन का है। एक साल बाद रोहन एक नए फील्ड में काम कर रहा होता है जो उसे पसंद है, जबकि आदित्य वही पुरानी कंप्लेंट्स के साथ वही पुरानी जॉब में होता है, उसी साइकिल में घूमता हुआ। यह रॉक बॉटम का कॉन्सेप्ट है। जब तक डिस्कम्फर्ट इतना नहीं बढ़ जाता कि वही रहना बदलने से ज्यादा तकलीफ देने लगे, तब तक दिमाग चेंज को रेजिस्ट करता है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है जो सेफ्टी और फैमिलियरिटी को प्रायोरिटाइज करती है, चाहे वो अनहेल्दी ही क्यों ना हो। रॉक बॉटम एक्चुअली एक गिफ्ट की तरह काम करता है, क्योंकि वही वो मोमेंट होता है जब इंसान पहली बार सोचता है मैं दोबारा ऐसा फील नहीं करना चाहता। ये क्लैरिटी का मोमेंट होता है, ब्लेम का नहीं। इसी साइकोलॉजी का एक और पहलू है अटैचमेंट टू ओल्ड आइडेंटिटी। जब हमारी पुरानी जिंदगी कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो, वो हमारी पहचान बन चुकी होती है। उस आइडेंटिटी को छोड़ना एक तरह से अपने आप के एक हिस्से को छोड़ने जैसा लगता है, और यही वह चीज है जो हमें चेंज से रोकती है, चाहे हम कॉन्शियसली कितना भी चेंज चाहते हों। इसलिए वीएस्ट कहती है कि पुरानी जिंदगी से अटैचमेंट ही अपने आप में सबसे बड़ा सेल्फ सैबोटेज का एक्ट है। अपनी जिंदगी के उन एरियाज को क्लियरली लिखिए जिनसे आप अनहैप्पी हैं, बिना किसी को ब्लेम किए, बिना जस्टिफिकेशन दिए। सिर्फ प्योर अकाउंटेबिलिटी के साथ देखिए कि क्या सच में बदलना चाहिए। ये एक्सरसाइज छोटा लगता है,
लेकिन ये पहला स्टेप है डिनायल से क्लैरिटी की तरफ। इससे आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, और वही ऑनेस्टी ही रियल चेंज की शुरुआत है। एक और यूजफुल तरीका यह है कि आप खुद से पूछिए, अगर मैं अपने किसी क्लोज दोस्त को यही एडवाइस देता तो मैं क्या कहता? क्योंकि हम अक्सर दूसरों के लिए ज्यादा क्लियर सोच पाते हैं, अपने लिए नहीं। अभी एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरी जिंदगी में वो एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा रोक रही है वो है। इसे बिना सोचे समझे जो पहला ख्याल आए वही लिखिए। इसके बाद एक लाइन और लिखिए, अगर मैं आज ही ये एडमिट कर लूं कि मुझे ये बदलना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? आइए अब बात करते हैं आपके 7 डे एक्शन प्लान की। दिन 1 और 2, अपनी जिंदगी के उन 3 एरियाज को लिखिए जहां आप स्टक फील करते हैं, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ या कोई भी और एरिया। हर एरिया के साथ एक ऑनेस्ट नोट लिखिए कि आप नेचुरली क्या फील करते हैं जब आप उस एरिया के बारे में सोचते हैं, और कब से ये फीलिंग चल रही है। दिन 3 से 5, हर एरिया के पीछे छुपे हुए फियर को आइडेंटिफाई कीजिए। मैं इसे क्यों अवॉइड कर रहा हूं? हर दिन एक एरिया पर डीपली सोचिए और उस फियर को बिना जज किए एक्नॉलेज कीजिए। ये फियर लिखने से ही आधा हल्का हो जाता है। दिन 6 और 7, एक छोटा कॉन्क्रीट स्टेप लीजिए हर एरिया में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक ईमेल, एक कॉन्वर्सेशन, एक रिसर्च, कुछ भी जो एक्चुअल मूवमेंट हो। और उस एक्शन के बाद खुद को नोटिस करके देखिए कि कैसा फील होता है। अक्सर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्शन लेने के बाद डर खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में डर वही रहता है, बस आप उसके साथ चलना सीख जाते हैं। अब देखते हैं आपका 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए बिना जज किए। सिर्फ नोटिस कीजिए कि कब आप कंफर्ट चूज करते हैं, बिना उस चॉइस को तुरंत बदलने की कोशिश किए। ये ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। वीक 2, रोज एक डिस्कंफर्ट को कॉन्शियसली चूज कीजिए जो आपको आगे बढ़ाए, चाहे वो एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो या एक नया स्किल ट्राई करना। हर छोटा डिस्कंफर्ट आपकी टॉलरेंस को बढ़ाता है, जैसे जिम में मसल बिल्ड करना। वीक 3, अपनी पुरानी आइडेंटिटी से जुड़ी हैबिट्स को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू कीजिए, छोटे सब्स्टिट्यूट्स के साथ जो आपको नई आइडेंटिटी के करीब ले जाएं। आइडेंटिटी चेंज हैबिट्स चेंज से पहले नहीं, साथ साथ होती है। वीक 4, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए और अगला माउंटेन आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको अभी क्लाइंब करना है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार का काम नहीं। जैसे आप एक माउंटेन क्लाइंब करते हैं, आगे दूसरा माउंटेन दिखता है। अपने प्रोग्रेस ट्रैकर के रूप में हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने कंफर्ट चूज किया या ग्रोथ? इसे एक सिंपल जर्नल में 1 से 10 के स्केल पर रेट कीजिए और हफ्ते के अंत में अपना एवरेज देखिए। और आपके सोचने के लिए एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, अगर आपको पता चले कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि आपकी अपनी पुरानी सोच है, तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? एक और गहरा पहलू जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि आप अपने फैमिली और सोशल सर्कल में भी इन पैटर्न्स को देखें। बहुत बार हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स या दोस्त भी अपने खुद के माउंटेन्स के साथ जी रहे होते हैं। कोई करियर जो उन्होंने कभी चूज नहीं किया, कोई रिलेशनशिप जिसमें वो अनहैप्पी है लेकिन चेंज से डरते हैं। जब हम ये समझते हैं कि सेल्फ सैबोटेज सिर्फ हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल ह्यूमन पैटर्न है, हम अपने आप के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति ज्यादा कंपैशनेट बन जाते हैं। इससे हमें अपने माउंटेन को भी कम जजमेंटल तरीके से देखने में मदद मिलती है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है जिसे समझा और नेविगेट किया जा सकता है। जिसे हम सेल्फ सैबोटेज कहते हैं, वो असल में सेल्फ प्रोटेक्शन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी अनफुलफिल्ड नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक ही फंक्शन के 2 पहलू हैं। जब वही पैटर्न आपकी लाइफ आगे बढ़ाए, हम उसे स्किल कहते हैं, और जब वो आपको रोकती है, हम उसे सेल्फ सैबोटेज कहते हैं। ब्रायन वियस्ट के मुताबिक
सेल्फ सैबोटेज तब होता है जब हमारी कॉन्शियस डिजायर और अनकॉन्शियस फियर आपस में टकराती है। ये रेजिस्टेंस, अपर लिमिट्स, यानी जब हम अपनी खुद की सक्सेस से भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अपरूटिंग यानी कमिटमेंट से भागना और नए एक्साइटमेंट की तलाश करना। परफेक्शनिज्म जो एक्शन को रोक देती है, और डिसऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, जैसे रूपों में दिखता है। ये सब डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो पुराने पेन से बचने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे हमेशा एक कोर कमिटमेंट होता है, एक गहरा ऑब्जेक्टिव जो हमारे कॉन्शियस गोल से टकराता है। जैसे अगर हमारा कोर कमिटमेंट सेफ रहना है, तो वो हमारी ग्रोथ की डिजायर से सीधे कॉन्फ्लिक्ट करेगा। एक और इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि सेल्फ सैबोटेज के साइंस बहुत सटल हो सकते हैं। जैसे अपनी सक्सेसेस को डाउन प्ले करना, सिर्फ उन लोगों से अप्रूवल मांगना जो उसे देंगे ही नहीं, या अपनी खुद की इमोशन से ज्यादा अपनी सिचुएशन से डरना। वियस्ट कहती है कि जब हमारी लाइफ मेजर हो तो वो इंटेंशन से नहीं, आउटकम से होती है। मतलब सिर्फ अच्छी सोच रखना काफी नहीं है जब तक वो एक्शन में ट्रांसलेट ना हो। वियस्ट इस चैप्टर में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि सेल्फ सैबोटेज एक लर्न्ड बिहेवियर है, कोई परमानेंट ट्रेट नहीं। इसका मतलब है कि जो चीज सीखी जा सकती है वो अनलर्न भी की जा सकती है, थोड़ा टाइम और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ। एक राइटर का उदाहरण लेते हैं जो अपनी बुक कंप्लीट करने के बहुत करीब है, लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सोशल मीडिया, क्लीनिंग, कुछ भी। ये लेजीनेस नहीं है, ये फेयर है कि अगर बुक कंप्लीट हो गई और रिजेक्ट हो गई तो उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। अधूरा रहना उसे एक फॉल्स होप देता है कि शायद यही वो मास्टरपीस बन जाए, बिना कभी टेस्ट किए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई उसकी प्रोग्रेस पूछता है, वो बहुत पैशन से अपनी बुक के बारे में बात करता है, लेकिन एक्चुअल राइटिंग सेशन में बैठने से पहले हमेशा कोई ना कोई दूसरा जरूरी काम निकल आता है। एक दूसरी कहानी है एक एम्प्लॉय की जो अपनी डिसऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमेशा कंप्लेन करता है, फाइल्स कहीं रख देता है, डेडलाइंस मिस करता है। लेकिन जब वो अपने इस पैटर्न को देखता है, उसे रियलाइज होता है कि डिसऑर्गेनाइजेशन उसे एक एक्सक्यूज देती है। मैं अच्छा काम कर सकता था अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड होता, जो एक्चुअली अपनी रियल एबिलिटी को टेस्ट करने से बचने का एक तरीका है। एक तीसरी कहानी एक कपल की है जहां पार्टनर हर बार जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, कोई ना कोई स्मॉल फाइट स्टार्ट कर देता है। जब वो अपने इस पैटर्न को थेरेपी में एक्सप्लोर करता है, उसे समझ आता है कि क्लोजनेस और इंटिमेसी उसे डीपली अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि उसकी चाइल्डहुड में क्लोज रिलेशनशिप्स हमेशा खत्म हो जाते थे। डिस्टेंस क्रिएट करना उसके लिए एक अनकॉन्शियस तरीका था फ्यूचर की हार्ट ब्रेक से बचने का। इसे समझने के लिए दो प्रोफेशनल्स का एग्जाम्पल देखिए। एक अपने आप को मैं बिजी हूं कहकर अपनी ग्रोथ से बचता है ताकि वो कभी अपने स्किल्स को टेस्ट ना करे, और अगर फेल हो भी जाए तो टाइम नहीं था का एक्सक्यूज रेडी रहता है। दूसरा अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है, मैं डर रहा हूं फेल होने से, और फिर भी काम करता है क्योंकि वह जानता है कि फीलिंग मोटिवेशन का वेट नहीं कर सकती। दोनों डर रहे हैं लेकिन सिर्फ एक ही आगे बढ़ रहा है। ये एक कोर कमिटमेंट वर्सेस कोर नीड का कॉन्फ्लिक्ट है। आपकी ऊपर की कमिटमेंट, जैसे मैं सेफ रहना चाहता हूं, आपकी डीपर नीड, जैसे मैं ग्रो करना चाहता हूं और अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहता हूं, से टकरा जाती है। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, सेल्फ सैबोटेज जारी रहता है। वियस्ट यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देती है, फीलिंग्स एक्शन का वेट नहीं करती। मोटिवेशन फीलिंग के बाद नहीं, एक्शन के बाद आती है। इसका मतलब है कि हम जब मूड बनेगा तब करूंगा की जगह पहले करूंगा, मूड खुद बन जाएगा वाले अप्रोच को अपना सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी समझाया गया है कि हम जितना अपने कोर नीड्स को फुलफिल करना शुरू करते हैं, उतना ही कमिटमेंट सिम्टम्स यानी रेजिस्टेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, अवॉइडेंस अपने आप कम होते जाते हैं। इसलिए सॉल्यूशन सिम्टम से लड़ना नहीं, रूट कॉज को एड्रेस करना है। जब हम सिर्फ सिम्टम जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन
को फिक्स करने की कोशिश करते हैं बिना उसके रूट कॉज को समझे, वो सिम्टम किसी दूसरे रूप में वापस आ जाता है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए अपनी एक हैबिट चूज कीजिए जो आपको रोकती है। उस हैबिट के पीछे पूछिए, ये मुझे क्या दे रही है जो मुझे चाहिए? शायद सेफ्टी, कंट्रोल या अवॉइडेंस। एक बार जब आप उस अंडरलाइन नीड को पहचान लेते हैं, आप उसे हेल्दी तरीके से पूरा करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर आपकी नीड कंट्रोल है, तो आप उसे अपने रोज के रूटीन में प्लान बनाने के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, ना कि अवॉइडेंस के माध्यम से। आपकी इमीडिएट एक्शन यह है, अपनी सबसे बड़ी एक्सक्यूज लिखिए जो आप किसी काम को टालने के लिए यूज करते हैं। उसके नीचे लिखिए, इसके पीछे असली डर क्या है। फिर एक छोटा एक्शन लीजिए जो उस एक्सक्यूज को तुरंत चैलेंज करे। आइए अब देखते हैं आपका 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2, अपनी रेजिस्टेंस के पैटर्न्स नोट कीजिए। कब कब आप खुद को रोकते हैं और किस फॉर्मेट में? परफेक्शनिज्म, डिसऑर्गेनाइजेशन, अप्रूटिंग आदि। हर पैटर्न को बिना जज किए लिखिए, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह। दिन 3 से 5, हर रेजिस्टेंस के पीछे एक जेन्युइन नीड ढूंढिए। सेफ्टी, वैलिडेशन, कंट्रोल या कुछ और। पूछिए खुद से, अगर ये रेजिस्टेंस ना होती तो मैं क्या कर रहा होता? दिन 6 और 7, परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस को चूज कीजिए। एक अधूरा काम भी पब्लिश या शेयर कीजिए, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना लगे। ये एक्सरसाइज आपकी परफेक्शनिज्म की ग्रिप को धीरे धीरे कम करेगा और आप सीखेंगे कि डन परफेक्ट से ज्यादा वैल्यूबल है। अब बात करते हैं आपके 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की। वीक 1, अपने कोर कमिटमेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए, वो अनकॉन्शियस बिलीव्स जो आपके एक्शंस को ड्राइव करते हैं। जैसे मैं लोग क्या सोचेंगे, इससे बहुत अफेक्टेड होता हूं। वीक 2, उन्हें अपनी कोर नीड्स के साथ अलाइन करना शुरू कीजिए, छोटे एडजस्टमेंट्स के माध्यम से, जैसे अपनी वैलिडेशन सीकिंग को हेल्दी सेल्फ एफर्मेशन में बदलना। वीक 3, इमोशनल प्रोसेसिंग प्रैक्टिस कीजिए, फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए, उन पर एक्ट मत करने दीजिए। फील करना और रिएक्ट करना अलग चीजें हैं और ये फर्क समझना क्रूशल है। वीक 4, एक नया आउटकम बेस्ड गोल सेट कीजिए, इंटेंशन बेस्ड नहीं। मतलब मैं रोज लिखूंगा की जगह मैं महीने के अंत तक 10,000 वर्ड्स लिख चुका हूंगा, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को क्लियरली मेजर कर सकें। प्रोग्रेस ट्रैकर के रूप में हर हफ्ते खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने अपना आउटकम मेजर किया या सिर्फ अपनी गुड इंटेंशंस को? और आपके सोचने के लिए एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, वो कौन सी अनफुलफिल्ड नीड है जो आपका सेल्फ सैबोटेज असल में पूरी करने की कोशिश कर रहा है? इस अध्याय का एक गहरा और प्रैक्टिकल एक्सटेंशन ये है कि हम अपनी कमिटमेंट सिम्टम्स को डेटा की तरह ट्रीट करें, ना कि फेलियर की तरह। अगर आप बार बार एक ही काम को टाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक डीपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। जब हम अपने आप को इस लेंस से देखना शुरू करते हैं, हम अपने आप पर गुस्सा होने की जगह अपने आप को समझने लगते हैं। और जब हम खुद को समझते हैं, तभी हम अपने बिहेवियर को सस्टेनेबली बदल सकते हैं। क्योंकि कोई भी चेंज जो सेल्फ क्रिटिसिज्म से आता है वो टेम्पररी होता है, जबकि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से आने वाला चेंज लास्टिंग होता है। नेगेटिव इमोशंस कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, वे मैसेंजर्स हैं। हर ट्रिगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता है और जब हम उन्हें सप्रेस करते हैं, हम अपनी खुद की फ्रीडम का रास्ता बंद कर देते हैं। एंगर, सैडनेस, गिल्ट, एम्बैरसमेंट, जेलसी, रिजेंटमेंट, रिग्रेट और क्रोनिक फियर, ये सब स्पेसिफिक मैसेजेस लेकर आते हैं। एंगर आपकी बाउंड्रीज दिखाता है, ये बताता है कि कहां आपकी कोई लिमिट क्रॉस हुई है। सैडनेस किसी लॉस को प्रोसेस करने का नेचुरल और हेल्दी तरीका है, जिसे रिप्रेस करने की जगह ग्रीव करना चाहिए। गिल्ट आपके वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है, ये बताता है कि आपकी एक्शंस कहां आपकी अपनी मॉरल से मिसमैच हो रही है। एम्बैरसमेंट आपके सेल्फ जजमेंट से आता है, एक्सटर्नल जजमेंट से नहीं। जेलसी और रिजेंटमेंट आपके अनफुलफिल्ड डिजायर्स को हाईलाइट करते हैं।
वो चीजें जो आप खुद चाहते हैं लेकिन अभी तक हासिल नहीं कर पाए। जब हम इन इमोशंस को सप्रेस करते हैं या उनसे भागते हैं, हम उनके मैसेजेस को मिस कर देते हैं और वही पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आइडिया यह है कि इंस्टिंक्ट और फियर अलग अलग फील होते हैं। इंस्टिंक्ट बहुत काम, क्वाइट और ग्राउंडेड होता है, एक शांत सर्टेनिटी की तरह, जबकि फियर बहुत फ्रैंटिक, अर्जेंट और ओवरवेलमिंग होता है। जब हम इन दोनों के बीच फर्क करना सीख लेते हैं, हम अपने इनर गाइडेंस सिस्टम को ट्रस्ट करना शुरू करते हैं और बार बार अपने आप पर डाउट नहीं करते। ब्रायना वीएस्ट ये भी कहती है कि ज्यादातर लोग उन चीजों का ज्यादा रिग्रेट करते हैं जो उन्होंने नहीं की, ना कि उन चीजों का जो उन्होंने की। ये इंसाइट बताती है कि हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन एक्शन की तरफ है और रिग्रेट अक्सर तब आता है जब हम अपने ट्रिगर्स को सुनने से इनकार कर देते हैं। इसे समझने के लिए एक स्टोरी देखते हैं। एक लड़की अपनी कुली की प्रमोशन से बहुत जेलस फील करती है। पहले वह अपने आप में गिल्टी फील करती है ऐसा सोचने के लिए और उस फीलिंग को छुपा लेती है। लेकिन जब वो उस जेलसी को ध्यान से सुनती है, बिना जज किए, तो उसे पता चलता है कि वो खुद भी वही रिकॉग्निशन और ग्रोथ चाहती है। ये रियलाइजेशन उसे अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है, न कि अपनी कोलीग से कॉम्पीट करने के लिए। कुछ महीनों बाद वही जेलसी उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वो अपनी स्किल्स अपग्रेड करती है और खुद अपनी प्रमोशन हासिल करती है। इसी तरह एक इंसान अपनी पुरानी फ्रेंडशिप में रिजेंटमेंट फील करता है क्योंकि वो दोस्त कभी उसकी कॉल्स का रिप्लाई टाइम पर नहीं करता। पहले वो इसे इग्नोर करता है, लेकिन रिजेंटमेंट बढ़ता जाता है। जब वो ध्यान से देखता है तो समझता है कि उसकी रील नीड प्रायोरिटी फील करना है और वो अपने दोस्त से सीधे काम तरीके से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, जिससे उनका रिश्ता पहले से ज्यादा ऑनेस्ट बन जाता है। एक तीसरी कहानी एक इंसान की है जो हर छोटी बात पर एम्बेरस्ड फील करता है, मीटिंग्स में बोलने से, नए लोगों से मिलने से। जब वो इस एम्बैरसमेंट को एक्सप्लोर करता है, उसे पता चलता है कि ये फीलिंग एक्सटर्नल जजमेंट से नहीं, अपनी खुद की हाई सेल्फ एक्सपेक्टेशन से आती है। ये रियलाइजेशन उसे अपने आप के साथ ज्यादा जेंटल होने में मदद करती है। अब दो लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं जो अपने पार्टनर से एंगर फील करते हैं। एक उस एंगर को पार्टनर पर प्रोजेक्ट करता है, फाइट करता है, ब्लेम करता है। दूसरा उस एंगर को देखकर खुद से पूछता है, मेरी कौन सी बाउंड्री क्रॉस हुई है, और एक हेल्दी, काम कॉन्वर्सेशन शुरू करता है जहां वह अपनी नीड क्लियरली एक्सप्रेस करता है। दोनों का ट्रिगर सैम है, लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग है। पहला रिश्ता और टेंशन में बदल जाता है, जबकि दूसरा रिश्ता और डीप हो जाता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर है। फीलिंग्स को इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करना, थ्रेट्स की तरह नहीं। जब हम अपने ट्रिगर्स को समझते हैं, हम रिएक्टिव होने की जगह रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। इंस्टिंक्ट और फियर के बीच फर्क करना सीखना इमोशनल मैच्योरिटी का बड़ा हिस्सा है। सेल्फ सैबोटेज करने वाले बिहेवियर्स वास्तव में हमें ये बताते हैं कि हम क्या ट्रूली चाहते हैं। अगर हम अपने ट्रिगर्स को गाइड्स की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि प्रॉब्लम्स की तरह, तो हमारी पूरी रिलेशनशिप अपनी इमोशंस के साथ बदल जाती है। ये एक शिफ्ट है फियर बेस्ड लिविंग से क्यूरियोसिटी बेस्ड लिविंग की तरफ। अगली बार जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट करने की जगह खुद से पूछिए, ये इमोशन मुझे क्या बता रहा है? उस इमोशन को नाम दीजिए और उसके पीछे की नीड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ये पॉज सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही हो, लेकिन ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का फर्क क्रिएट कर देता है। अपनी इमीडिएट एक्शन के लिए पिछले हफ्ते का एक मोमेंट याद कीजिए जब आप ट्रिगर हुए थे। उस इमोशन को नाम दीजिए और पूछिए, इसके पीछे कौन सी नीड थी? इसे एक कागज पर लिखकर देखिए। आइए अब देखते हैं आपका 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2, अपने डेली ट्रिगर्स को जर्नल में नोट करना शुरू कीजिए। कब, किस सिचुएशन में, क्या फील हुआ, डिटेल में लिखिए ताकि पैटर्न्स क्लियर दिखें। दिन 3 से 5, हर ट्रिगर को एक स्पेसिफिक इमोशन और उसकी अंडरलाइन नीड से जोड़िए।
ये एक्सरसाइज आपको अपना इमोशनल मैप समझने में मदद करेगा। दिन 6 और 7 एक ट्रिगर पर कॉन्शियसली अलग रिएक्ट करके देखिए। जैसे रिएक्शन से पहले 10 सेकंड रुक कर सोचना और फिर रिस्पॉन्ड करना। अब बात करते हैं आपके 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की। वीक 1, इमोशन ट्रैकिंग हैबिट बिल्ड कीजिए डेली जर्नल या नोट्स ऐप में, ताकि ये एक नेचुरल प्रैक्टिस बन जाए। वीक 2, एंगर और सैडनेस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्वर्सेशन, जर्नलिंग या फिजिकल मूवमेंट के माध्यम से। वीक 3, जेलसी और रिजेंटमेंट को गोल्स में कन्वर्ट कीजिए। मैं उस चीज से जेलस हूं, तो मुझे क्या चाहिए, और उस डायरेक्शन में एक छोटा स्टेप लीजिए। वीक 4, अपनी इमोशनल पैटर्न्स का एक क्लियर मैप बनाइए। कौन से ट्रिगर्स बार बार आते हैं और उनका कॉमन सोर्स क्या है। ये मैप आपको फ्यूचर में भी गाइड करेगा। अपने प्रोग्रेस ट्रैकर के रूप में रोज खुद से पूछिए, आज मैंने अपनी इमोशन को सप्रेस किया या सुना। और आपके सोचने के लिए एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, वो कौन सी इमोशन है जिसे आप सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, और अगर आप उसे सुने तो वो आपको क्या बताएगी। बहुत से लोग हमारे कल्चर में इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस मानते हैं, खासकर एंगर या सैडनेस को। लेकिन ये अध्याय बताता है कि इमोशंस को दबाना असल में ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ कहीं और निकलती है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, अनएक्सप्लेन्ड इरिटेशन या रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस के रूप में। जब हम अपने ट्रिगर्स को हेल्दी तरीके से प्रोसेस करना सीखते हैं, चाहे वो जर्नलिंग हो, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना हो या थेरेपी हो, हम एक हेल्दियर, ज्यादा ऑथेंटिक वर्जन बन जाते हैं, जो अपनी फीलिंग से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। सेल्फ सैबोटेज असल में लो इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक नतीजा है। जब हम अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें मैनेज करना सीख लेते हैं, तो हम खुद को रोकना बंद कर देते हैं और एक बेहतर, ज्यादा सैटिस्फाइंग लाइफ जीने लगते हैं। हमारा ब्रेन डोपामाइन ड्रिवन है। जब हम कुछ अचीव करते हैं तो सेटिस्फैक्शन थोड़ी देर के लिए आती है और फिर हम और ज्यादा पाने की चाहत रखने लगते हैं। इससे एक ऐसा साइकिल बनता है जहां हम अपनी ही डिजायर से डरने लगते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर हमें लगता है कि और पाने का मतलब है और निराशा का रिस्क। ब्रायन वियस्ट इस अध्याय में माइक्रोशिफ्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देती है। रियल और लास्टिंग चेंज बड़ी ब्रेक थ्रू से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डेली एडजस्टमेंट से आता है। ये आइडिया इस पूरे अध्याय की फाउंडेशन है। छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वे सस्टेनेबल होते हैं। ये अध्याय एडजस्टमेंट शॉक का भी जिक्र करता है, जब कोई पॉजिटिव चेंज भी आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फेमिलियर चीजों में ही सेफ्टी ढूंढता है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज ही क्यों ना हो। इससे ये बात समझ में आती है कि अगर आपको किसी अच्छी चीज के होने के बाद भी एंग्शियस फील हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज गलत है, बल्कि ये है कि आप एक नई टेरिटरी में हैं। वियस्ट एक और यूजफुल डिस्टिंक्शन देती है फॉल्टी इन्फ्रेंस और लॉजिकल लैप्सेस के बीच। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी वैलिड एक्सपीरियंसेस से गलत कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, जो उनकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। इन बियासेस को पहचान कर ही हम अपने जजमेंट को सुधार सकते हैं। इसे समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। एक इंसान जो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहता है, वो एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। जिम, डाइट, स्लीप शेड्यूल, सब कुछ एक साथ। 3 दिन में ही वो बर्नआउट हो जाता है और सब कुछ छोड़ देता है। दूसरा इंसान सिर्फ एक मील हेल्दी बनाता है, एक छोटी सी माइक्रोशिफ्ट। 1 महीने के बाद वो दूसरा इंसान अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल चुका होता है, बिना किसी ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू के, सिर्फ कंसिस्टेंट छोटे स्टेप से। इसी तरह एक इंसान अपने ड्रीम जॉब पाने के बाद भी खुद को एंग्शियस फील करता है। क्या मैं इस लायक हूं? क्या सब मुझे जज कर रहे हैं? ये एडजस्टमेंट शॉक है, ना कि ये सिग्नल की जॉब गलत है। जब वो इस डिस्कम्फर्ट को नाम दे देता है, तो वो धीरे धीरे अपने नए रोल में कंफर्टेबल होने लगता है।
एक तीसरी कहानी एक एंटरप्रेन्योर की है जिसे अपना पहला बड़ा क्लाइंट मिल जाता है। सक्सेस के तुरंत बाद वो अपने आप को सैबोटेज करने लगता है। डेडलाइंस मिस करना, कम्युनिकेशन में कैजुअल हो जाना। जब वो इसे नोटिस करता है तो उसे समझ आता है कि ये अपर लिमिट प्रॉब्लम है। जहां उसका सबकॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। अब दो लोगों का एग्जाम्पल देखते हैं जिन्हें एक ही अच्छी न्यूज मिलती है, जॉब प्रमोशन। एक इंसान तुरंत एंग्शियस हो जाता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डर उसे सताने लगता है, वो एडजस्टमेंट शॉक में चला जाता है और खुद पर डाउट करने लगता है, शायद मैंने ये डिजर्व नहीं किया। दूसरा इंसान अपने इस डिस्कम्फर्ट को समझता है कि ये एक नया पॉजिटिव चेंज है और खुद को धीरे धीरे एडजस्ट होने देता है, बिना पैनिक किए, ये जानते हुए कि नया कुछ भी शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है। ये साइकिक थिंकिंग और फॉल्टी इन्फ्रेंस का भी पहलू है, जहां हम दूसरों के थॉट्स या फ्यूचर आउटकम्स को अस्यूम करके बिना वजह एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे वह मुझसे नाराज है या ये डेफिनेटली फेल होगा, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानने में मदद करती है ताकि हम अपनी एंजाइटी को बिना वजह एस्केलेट ना करें। वियस्ट कहती है कि वरीइंग एक तरह का वीकेस्ट डिफेंस सिस्टम है। यह हमें प्रिपेयर करने का सिर्फ एक भ्रम देता है, लेकिन असल में हमें प्रेजेंट से दूर ले जाता है और अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करता है। रियल प्रेपरेशन वरी से नहीं, बल्कि प्लानिंग और एक्शन से आती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा ये जानना है कि कब वरी प्रोडक्टिव है, यानी जब वो प्लानिंग की तरफ ले जा रही है, और कब वो सिर्फ एक ऐसा लूप है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जब भी कोई बड़ा इमोशनल रिएक्शन आए, खुद से पूछिए, क्या ये फीलिंग एक फैक्ट है या सिर्फ एक अजम्पशन? ये सिंपल सवाल आपको फियर बेस्ड थिंकिंग से तुरंत बाहर निकाल सकता है। अपनी इमीडिएट एक्शन के लिए आज के लिए एक छोटी सी माइक्रो शिफ्ट चूज कीजिए। किसी भी हैबिट का एक छोटा वर्जन, जैसे 30 मिनट एक्सरसाइज की जगह सिर्फ 5 मिनट वॉक। आइए अब देखते हैं आपका 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2, अपने डोपामाइन ड्रिवन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। सोशल मीडिया, शॉपिंग, जंक फूड आदि, कब और क्यों आप इन चीजों की तरफ जाते हैं। दिन 3 से 5, एक माइक्रो शिफ्ट डेली इंप्लीमेंट कीजिए, छोटा, सस्टेनेबल और अचीवेबल, और इस हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। दिन 6 और 7, अपनी साइकिक थिंकिंग के मोमेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें चैलेंज कीजिए। मुझे कैसे पता कि यह सच है? अब बात करते हैं आपके 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की। वीक 1, माइक्रो शिफ्ट्स की हैबिट बिल्ड कीजिए। डेली एक छोटा पॉजिटिव चेंज जो इतना छोटा हो कि उसे स्किप करना मुश्किल हो। वीक 2, एडजस्टमेंट शॉक को पहचानना सीखिए। जब पॉजिटिव चेंज भी डिस्कम्फर्ट लाता है, उसे नॉर्मल मानिए और खुद को टाइम दीजिए। वीक 3, फॉल्टी इन्फ्रेंसेस को कैच करना प्रैक्टिस कीजिए। अपने थॉट्स को एविडेंस के अगेंस्ट चेक कीजिए और जहां जरूरत हो उन्हें करेक्ट कीजिए। वीक 4, अपनी ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस का सेल्फ असेसमेंट कीजिए। क्या आप ज्यादा काम, ज्यादा अवेयर फील कर रहे हैं? क्या आपके रिएक्शंस पहले से ज्यादा थॉटफुल हैं? अपने प्रोग्रेस ट्रैकर के रूप में हर हफ्ते खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने कौन सी माइक्रो शिफ्ट कंसिस्टेंटली फॉलो की? और आपके सोचने के लिए एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आप कौन सी बड़ी डिजायर से डरते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पाने के बाद और चाहिए का डर है। इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करना एक मसल बिल्ड करने जैसा है। इसमें टाइम लगता है और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक किताब पढ़ने से या एक बात सुनने से उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस तुरंत बदल जाएगी, लेकिन रियल चेंज तब आता है जब इन कॉन्सेप्ट्स को रोज की छोटी छोटी सिचुएशंस में प्रैक्टिस किया जाए। एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में, एक डिसअपॉइंटमेंट के बाद या एक अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट के बाद। हर बार जब आप अपनी इमोशन को पॉज करके ऑब्जर्व करते हैं, बिना तुरंत रिएक्ट किए, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा और स्ट्रेंथन करते हैं। रिलीजिंग द पास्ट, अतीत को छोड़ना। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं,
बल्कि इसका असली मतलब है उसे प्रोसेस करके एक नया प्रेजेंट बनाना। जब तक आप अपने पुराने पेन को फील नहीं करते, तब तक आप अनजाने में ही उसे बार बार अपनी जिंदगी में रिक्रिएट करते रहते हैं। ब्रायना वीएस समझाती है कि लेटिंग गो कोई इंस्टेंट एक्शन नहीं है जिसे एक झटके में कर दिया जाए। ये एक धीमी और गहराई से भरी प्रोसेस है जिसे कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। ट्रॉमा हमें बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हाइपर विजिलेंट बना देता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम हर सिचुएशन को एक थ्रेट की तरह देखने लगते हैं। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप अपने अंदर और अपने रिलेशनशिप्स में सेफ्टी को रिस्टोर करना शुरू करते हैं। सोचिए, हमारे इमोशंस एक ईमेल इनबॉक्स की तरह होते हैं। अगर आप अनपेक्षित ईमेल्स को प्रोसेस नहीं करेंगे तो इनबॉक्स भरता चला जाएगा। ठीक वैसे ही जब भावनाओं को दबाया जाता है तो वे आपके शरीर और मन में सिमटकर टेंशन, एंजाइटी और क्रॉनिक स्ट्रेस का रूप ले लेती है। पास्ट को बदलना नामुमकिन है, लेकिन उसके आसपास अपनी स्टोरी को रीफ्रेम करना पूरी तरह आपके हाथ में है। पेन के साथ साथ आपको जो स्ट्रेंथ और लेसन्स मिले हैं, उन्हें भी एक्नॉलेज करना बेहद जरूरी है। जब आप किसी चीज को जबरदस्ती लेट गो करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में उसे और भी कसकर पकड़ लेते हैं। रियल लेटिंग गो तब होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को बिना भागे पूरी तरह एक्सपीरियंस करने की अनुमति देते हैं। यहां अपने प्रति कंपैशन रखना बहुत आवश्यक है। आपको कभी भी खुद को इस बात के लिए ब्रोकन या रॉन्ग नहीं मानना चाहिए कि आपने कठिन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा रिएक्ट क्यों किया। किसी भी परिस्थिति में कोई भी हेल्दी इंसान ठीक उसी तरह रिएक्ट करता जैसे उस वक्त आपने किया था। इसे समझने के लिए कुछ कहानियों पर गौर करते हैं। एक इंसान अपने ब्रेकअप के बाद दुनिया के सामने मूविंग ऑन दिखाने की हर संभव कोशिश करता है। नए अचीवमेंट्स, नए लुक्स, सोशल मीडिया पर चमकदार फोटोज, ताकि सब देखे कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है और अपने एक्स को खुद को साबित करना चाहता है। उसकी रियल हीलिंग उस दिन शुरू होती है जब वो बिना किसी रिवेंज की चाह के, बिना किसी को प्रूव किए अपने दर्द को महसूस होने देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। एक और उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति जो अपने चाइल्डहुड में इमोशनली निग्लेक्ट हुआ था, बड़ा होकर हर रिलेशनशिप में एक्सेसिव रिएश्योरेंस मांगता है। जहां भी उसे ये नहीं मिलता, वो डरकर रिलेशनशिप छोड़ देता है। जब वो थेरेपी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए इस पैटर्न को समझता है, तो उसे एहसास होता है कि ये उसके बचपन की अनमेट नीड है जो आज भी एक्टिव है। अपने इनर चाइल्ड को एक्नॉलेज करने के बाद वो धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप्स में अधिक सिक्योर फील करने लगता है। इसी तरह एक एक्सीडेंट के बाद क्रोनिक एंजाइटी से जूझता व्यक्ति सालों तक उन रास्तों और जगहों से बचता रहा जो उसे हादसे की याद दिलाते थे। जब उसने प्रोफेशनल हेल्प ली और सेफ एनवायरनमेंट में धीरे धीरे अपने ट्रॉमा को प्रोसेस किया, तब जाकर उसने अपनी नॉर्मल लाइफ में वापसी की। दो लोग जब अपना दर्द प्रोसेस करते हैं तो उनके तरीके बहुत अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति अपने दर्द को दबाकर सिर्फ स्ट्रांग दिखने का मुखौटा पहन लेता है, अंदर से रोते हुए भी बाहर हंसता रहता है। वही दूसरा व्यक्ति मेडिटेशन, ब्रेथ स्कैन्स और एक्सरसाइज या डांस जैसी फिजिकल मूवमेंट के जरिए अपने शरीर में जमे हुए इमोशंस को रिलीज करता है। जब रोने का मन हो तो बिना किसी झिझक के रो लेता है। ये ट्रॉमा रिकवरी का सबसे गहरा पहलू है। अपनी मेमोरीज को रिविजिट करना, उनके ओरिजिन को समझना और अपने यंगर सेल्फ को कंफर्ट देना। रिकवरी के मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पेन के कॉजेज को आइडेंटिफाई करना, अपनी बॉडी और माइंड में सेफ्टी रिस्टोर करना और साइकिक थिंकिंग से बचना, यानी अपनी भावनाओं को भविष्य की भविष्यवाणी मान लेने की भूल न करना। ब्रायना वीएस्ट एक बहुत ही सुंदर मेटाफोर देती है। हमारा शरीर हर 7 साल में सेल्यूलर लेवल पर लगभग पूरी तरह रिन्यू हो जाता है। जब आप शारीरिक रूप से पूरी तरह बदल सकते हैं, तो इमोशनली क्यों नहीं? अगर आप खुद को हीलिंग का सही मौका दें, तो आप पास्ट के बंधनों को तोड़कर एक नया वर्जन बन सकते हैं। इसे अपनी दैनिक जिंदगी में उतारने के लिए रोज थोड़ी देर मेडिटेशन या ब्रेथ स्कैन करें।
ये ध्यान दे कि आपका शरीर किस हिस्से में टेंशन होल्ड कर रहा है, चाहे वो चेस्ट हो, कंधे हो या पेट। इस खिंचाव को पहचानना ही उसे रिलीज करने का पहला कदम है। आज ही एक इमीडिएट एक्शन लीजिए। किसी ऐसी पुरानी मेमोरी को एक कागज पर लिखिए जो आज भी आपको परेशान करती है। फिर अपने यंगर सेल्फ को एक सांत्वना भरा संदेश लिखिए। आपने उस समय अपना बेस्ट किया था और अब आप पूरी तरह सेफ हैं। आप अपनी इस यात्रा को आसान बनाने के लिए एक 7 डे एक्शन प्लान अपना सकते हैं। दिन 1 और 2 रोज 5 मिनट ब्रेथ स्कैन प्रैक्टिस करें और देखें कि शरीर में कहां टेंशन जमा है। दिन 3 से 5 अपने इमोशनल बैकलॉग को जर्नलिंग के जरिए कागज पर उकेरें। जो भी महसूस हो बिना किसी फिल्टर के लिखें। दिन 6 और 7 अपनी किसी पुरानी रिलेशनशिप या घटना को नए पर्सपेक्टिव से देखें और खुद से पूछें कि इससे मुझे क्या स्ट्रेंथ मिली। आगे बढ़ते हुए इसे 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का रूप दें। 1 सेंट वीक डेली इमोशनल चेक इन शुरू करें। सुबह और रात अपनी फीलिंग्स को एक नाम दें। 2 एनडी वीक फिजिकल मूवमेंट जैसे वॉक, डांस या एक्सरसाइज को इमोशनल रिलीज का माध्यम बनाएं। 3 आरडी वीक अपने इनर चाइल्ड को एक लेटर लिखें। उन्हें वो सब कहें जो आप चाहते थे कि काश उस समय कोई आपसे कहता। 4 एथ वीक अपनी हीलिंग जर्नी का एक छोटा रिफ्लेक्शन लिखें। देखें कि आप में क्या बदलाव आया है और आगे क्या काम करना बाकी है। हर रात अपने प्रोग्रेस ट्रैकर के तौर पर खुद से एक सवाल जरूर पूछें। आज मैंने किस भावना को खुलकर महसूस होने दिया और किसे दबाने की कोशिश की। सोचिए और विचार कीजिए। अगर आज आप अपने पास्ट सेल्फ से मिले तो उन्हें कौन सी कंफर्टिंग बात कहना चाहेंगे। याद रखिए, हीलिंग कभी भी लिनियर नहीं होती। किसी दिन आप बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे तो अगले ही दिन पुराना दर्द फिर उभरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। ये इस प्रोसेस का एक स्वाभाविक और सामान्य हिस्सा है। जब आप बिना खुद को जज किए इस उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हैं तब आपकी हीलिंग और भी सहज और तेज हो जाती है। चैप्टर 6 बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर, नया भविष्य बनाना। पास्ट को रिलीज करने के बाद आपकी जर्नी का अगला और बेहद जरूरी स्टेप है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल फ्यूचर सेल्फ को डिजाइन करना और उसकी तरफ जीना, यानी रिएक्टिव लिविंग से निकलकर इंटेंशनल लिविंग की तरफ शिफ्ट होना। ब्रायना वियस्ट यहां एक बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन प्रोसेस देती है। आंखें बंद करके अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलना, उनसे गाइडेंस लेना और उनके साथ कीज एक्सचेंज करना, जहां आप अपने पास्ट सेल्फ को वो विजडम देते हैं जो आपको सक्सेस तक ले गई और फ्यूचर से जरूरी इंसाइट्स लेते हैं। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपके ट्रू पर्पस और प्रिंसिपल्स को क्लियर करने में मदद करता है। यहां पर्पस को समझना बहुत आवश्यक है। पर्पस सिर्फ कोई जॉब टाइटल या करियर नहीं है। वियस्ट कहती है कि पर्पस का मतलब है जस्ट टू बी हियर, यानी ये कोई सिंगल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि हर दिन अपनी हर चॉइस में पूरी तरह प्रेजेंट रहने का तरीका है। भविष्य का निर्माण करने से पहले पास्ट को पूरी तरह रिलीज करना जरूरी है। इसीलिए ट्रॉमा हीलिंग के तीनों स्टेप्स को दोहराना पड़ता है। कॉजेज को आइडेंटिफाई करना, सेफ्टी को रीइंस्टेट करना और साइकिक थिंकिंग यानी अपनी भावनाओं को भविष्य की भविष्यवाणी मानने की भूल से बचना। इसके साथ ही एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट आता है, बिकमिंग द सीईओ ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को बिना किसी झिझक के एक्सेप्ट करें और दूसरों के द्वारा डिसलाइक होने से न डरें, क्योंकि असली पावर आपको तभी मिलती है जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी कोने में पड़ी हुई ढूंढने से मिल जाएगी। पर्पस एक एक्टिव प्रोसेस है जिसे आप अपने हर दिन के डिसीजंस और चॉइसेस के जरिए क्रिएट करते हैं। आइए इसे 3 प्रेरक कहानियों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए एक ऐसे इंसान का जो अपने करियर को लेकर बेहद कंफ्यूज था कि कौन सा रास्ता सही है। उसने एक शांत जगह बैठकर आंखें बंद की
और एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज की, जहां वो 10 साल बाद वाले अपने फ्यूचर सेल्फ से मिला। वो फ्यूचर सेल्फ बेहद शांत, कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड लग रहा था। इस छोटी सी एक्सरसाइज ने उसे एहसास कराया कि उसकी कंफ्यूजन ये नहीं थी कि क्या करना है, बल्कि ये थी कि किस तरह का इंसान बनना है। इस एक रियलाइजेशन ने उसकी पूरी अप्रोच को बदल दिया। दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने पर्पस को सिर्फ अपनी जॉब टाइटल में ढूंढ रहा था। जब उसने खुद से 4 बुनियादी सवाल पूछे, मैं किस चीज के लिए सफर करने को तैयार हूं, मेरा आइडियल सेल्फ कैसा दिखता है, मुझे नेचुरली क्या आता है और मैं क्या लेगेसी छोड़ना चाहता हूं, तब उसे समझ आया कि उसका असली पर्पस किसी एक स्पेसिफिक जॉब में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तीसरी कहानी एक रिटायर्ड टीचर की है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगा कि उनके जीवन का पर्पस खत्म हो गया है और वे खोया हुआ महसूस करने लगी। लेकिन जब उन्होंने अपनी कोर वैल्यूज को फिर से डिफाइन किया, जैसे नॉलेज शेयर करना और लोगों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका पर्पस सिर्फ स्कूल टीचिंग तक सीमित नहीं था। वे इसे कम्युनिटी वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग या राइटिंग के जरिए भी जारी रख सकती हैं। पर्पस आपकी जॉब से बहुत बड़ा होता है। जब 2 लोग अपना पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, तो उनका नजरिया बहुत अलग हो सकता है। एक इंसान एक्सटर्नल अचीवमेंट्स जैसे जॉब टाइटल, पैसा और रिकॉग्निशन को अपना पर्पस मान लेता है, और जब वे चीजें मिल भी जाती हैं, तो भी वो अंदर से खाली महसूस करता है। वही दूसरा इंसान अपनी वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और पैशंस को अलाइन करके अपना पर्पस डिफाइन करता है, जो हर दिन उसे गाइड करता है, चाहे उसका काम छोटा हो या बड़ा। ये प्रिंसिपल बेस्ड लिविंग का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि बेंजामिन हार्डी कहते हैं, लाइफ इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल्स। जब आपके पास क्लियर प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वे आपको हर परिस्थिति में सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं, बिना हर बार नए सिरे से सोचे। प्रिंसिपल्स एक मजबूत फाउंडेशन की तरह काम करते हैं, जिस पर आप अपनी पूरी जिंदगी खड़ी करते हैं। इसी तरह इमोशनल वैलिडेशन भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब आप खुद अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते, तो आप बाहर की दुनिया से वैलिडेशन मांगने लगते हैं, जो कभी भी काफी नहीं लगती। लेकिन जब आप खुद अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना सीख जाते हैं, तो अंदर का सारा इंटरनल प्रेशर रिलीज हो जाता है और आप इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। इसे अपनी व्यावहारिक जिंदगी में उतारने के लिए अपने लिए 3 से 5 कोर प्रिंसिपल्स लिखिए, जो आपके हर फैसले को गाइड करेंगे। जैसे, मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करूंगा, या मैं अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाऊंगा जो मेरी वैल्यूज से मेल खाती है। आज ही एक इमीडिएट एक्शन लीजिए। किसी शांत जगह बैठिए और अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना कीजिए। उनसे पूछिए, आप मुझे अभी क्या सलाह देंगे? जो भी जवाब आपके मन में आए, उसे तुरंत एक कागज पर लिख लीजिए। आप अपनी इस नई शुरुआत के लिए 7 डे एक्शन प्लान का पालन कर सकते हैं। दिन 1 और 2, शांत माहौल में मेडिटेशन के साथ फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करें। दिन 3 से 5, अपने वे कोर प्रिंसिपल्स लिखें जो आपके लिए फंडामेंटली ट्रू है। दिन 6 और 7, पर्पस के उन 4 खास सवालों के जवाब लिखें। आप किस चीज के लिए सफर करने को तैयार हैं? आपका आइडियल सेल्फ कैसा दिखता है? आपको नेचुरली क्या आता है? और आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? इसके बाद अपने जीवन को दिशा देने के लिए 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अपनाएं। पहला हफ्ता, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसे दोहराएं। दूसरा हफ्ता, अपने प्रिंसिपल्स को रोजाना के फैसलों में लागू करें। हर चॉइस से पहले उन्हें चेक करें। तीसरा हफ्ता, अपना एक छोटा पर्पस स्टेटमेंट तैयार करें, 1 या 2 लाइंस में, जो आपके लिए गहराई से सच हो। चौथा हफ्ता, अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से जीवन में एक छोटा बदलाव करें, चाहे वो कोई नई हैबिट शुरू करना हो या किसी पुरानी आदत को छोड़ना। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस ट्रैकर के तौर पर खुद से पूछें, क्या इस हफ्ते मेरे फैसले और एक्शंस मेरे कोर प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन थे? गहराई से सोचिए,
अगर आज आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल फ्यूचर सेल्फ से मिले तो वे आपसे सबसे पहले क्या कहेंगे? याद रखिए, कई लोग सोचते हैं कि पर्पस कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक रियलाइजेशन होगा, कि एक दिन अचानक आपको अपनी लाइफ मिशन का पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पर्पस छोटी छोटी क्लैरिटी से मिलकर बनता है, जो रोज के रिफ्लेक्शन और इंटेंशनल लिविंग से आती है। आपको अपना पूरा पर्पस एक ही दिन में ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस हर दिन अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन होकर एक छोटा सा फैसला लीजिए, और समय के साथ एक साफ तस्वीर अपने आप आपके सामने बन जाएगी। चैप्टर 7, फ्रॉम सेल्फ सैबोटेज टू सेल्फ मास्टरी। सेल्फ सैबोटेज से सेल्फ मास्टरी तक। सेल्फ मास्टरी का असली मतलब ये समझना है कि आप ही अपनी जिंदगी की रफ्तार को रोक भी सकते हैं और उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये पावर हमेशा आपके पास ही रहती है, किसी और के पास नहीं। ये अध्याय हमें इमोशनल सप्रेशन के बजाय इमोशनल कंट्रोल सिखाता है। ये हैप्पीनेस से ज्यादा इनर पीस को प्रायोरिटी देने की बात करता है। वी समझाती है कि हैप्पीनेस बहुत फिकल होती है। ये आपके अचीवमेंट्स, बिलोंगिंग्स या बाहरी सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करती है। लेकिन इनर पीस एक स्टेबल स्टेट है जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपके आसपास कुछ भी क्यों न हो रहा हो। इमोशनल सप्रेशन और इमोशनल कंट्रोल में बहुत बड़ा अंतर है। सप्रेशन पूरी तरह अनकॉन्शियस होता है, जो बाद में भयानक आउटबर्स्ट्स का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर कंट्रोल एक कॉन्शियस प्रक्रिया है, जहां आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं और फिर सोच समझ कर चूज करते हैं कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये अध्याय कई प्रैक्टिकल मेंटल स्ट्रेंथ प्रिंसिपल्स देता है, जैसे प्लान्स बनाना, क्योंकि प्लान्स आपकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। खुद को हम्बल रखना, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी और उलझनों में व्यस्त हैं। जरूरतों पर हेल्प मांगना, क्योंकि आपका सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। और फॉल्स डाइकोटोमस थिंकिंग यानी ब्लैक और व्हाइट थिंकिंग से बचना, जहां आप हर परिस्थिति को सिर्फ सही या गलत के दो छोरों पर देखते हैं। मास्टरी का मतलब परफेक्शन हासिल करना नहीं है। इसका असली मतलब ये समझना है कि हर चैलेंज अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। आप उस चैलेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करता है। इसे समझने के लिए कुछ कहानियों पर गौर करते हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जो हर वक्त दूसरों के सामने हैप्पी दिखने की कोशिश करता था। आखिरकार उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड कर रहा था और उन्हें कभी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। जब वो अपने दुख, गुस्से और डर को फील करना सीखता है, बिना उनसे कंट्रोल हुए और बिना उन पर जल्दबाजी में एक्ट किए, तब उसे पहली बार एक सच्ची और स्टेबल पीस मिलती है, जो किसी बाहरी अचीवमेंट पर निर्भर नहीं करती। दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी हर फेलियर के बाद खुद को कोसता था और कहता था, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता। जब उसने मेंटल स्ट्रेंथ के प्रिंसिपल्स लागू किए, प्लान बनाना, दूसरों से हेल्प मांगना और अपने आउटकम्स की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिना खुद को ब्लेम किए, तब वो धीरे धीरे अपने सेटबैक्स को अपनी वर्थ के प्रूफ के रूप में देखने के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने लगा। तीसरी कहानी एक यंग प्रोफेशनल की है जो लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था और हमेशा इनसिक्योरिटी और जेलसी से घिरा रहता था। जब उसने अपना फोकस दूसरों से कॉम्पीट करने से हटाकर अपना बेस्ट देने पर शिफ्ट किया, तब उसने पहली बार एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश छोड़कर अपने काम में जेन्युइन सैटिस्फैक्शन महसूस की। जब दो लोग किसी कठिन सिचुएशन में फंसते हैं तो उनका रिएक्शन बहुत अलग हो सकता है। एक व्यक्ति चिंताओं और वर्स्ट के सिनारियोज में डूब जाता है, कोई एक्शन नहीं लेता और एंग्शियस बना रहता है। वही दूसरा व्यक्ति तुरंत एक प्लान बनाता है, जहां जरूरत हो वहां हेल्प मांगता है और अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करके प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। वो वरी की जगह प्रेपरेशन को चुनता है। यह प्रिंसिपल बौद्ध धर्म के नॉन अटैचमेंट के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। अपने थॉट्स को बिना उनसे ओवरवेल्म हुए सिर्फ ऑब्जर्व करना। सप्रेशन पूरी तरह अनकॉन्शियस है, जबकि कंट्रोल पूरी तरह कॉन्शियस है। यही अंतर आपकी इमोशनल मैच्योरिटी तय करता है। वीएस्ट बताती है कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है।
ये चुनौतियों का सामना करने से ही डेवलप होती है। इसमें प्लानिंग, ह्यूमिलिटी यानी ये समझना कि हर चीज आपके ही बारे में नहीं है, हेल्प मांगना और अपने आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शामिल है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि फीलिंग्स हमेशा फैक्ट्स नहीं होती। कभी कभी वे सिर्फ आपके उस पल के मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन होती है, आपके फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव और फियर बेस्ड इमोशंस के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अंत में असली खुशी बड़ी अचीवमेंट्स या एक्सटर्नल वैलिडेशन में नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। इसे अपनी व्यावहारिक जिंदगी में उतारने के लिए जब भी मन में वरी आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं कोई प्लान बना रहा हूं या सिर्फ डर रहा हूं? और तुरंत एक कॉन्क्रीट प्लान बनाइए जो आपकी चिंता को एक्शन में बदल दे। आज ही एक इमीडिएट एक्शन लीजिए। किसी एक लिटिल जॉय को ध्यान से एंजॉय कीजिए, बिना उसे जज किए या आगे बढ़ने की जल्दी किए। चाहे वो चाय की एक चुस्की हो, किसी से हुई अच्छी बात हो या धूप में बिताया एक पल हो, उसे पूरी गहराई से महसूस कीजिए। आप अपनी इस नई आदत के लिए 7 डे एक्शन प्लान अपना सकते हैं। दिन 1 और 2 अपने वरीइंग पैटर्न्स को नोट करें और उन्हें कॉन्क्रीट एक्शन प्लान्स में कन्वर्ट करें। दिन 3 से 5 रोजाना एक पल फोन और डिस्ट्रैक्शंस के बिना पूरी तरह प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 अपने रिलेशनशिप्स में डोमिनेंस की जगह इक्वालिटी को चुनें। जीतने के बजाय सामने वाले को सुनना और समझना सीखें। इसके साथ ही अपने जीवन को बदलने के लिए 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम करें। पहला हफ्ता डेली लिटिल जॉयज को नोटिस करना शुरू करें और उन्हें अपने जर्नल में लिखें। दूसरा हफ्ता इमोशनल सप्रेशन की जगह कॉन्शियस कंट्रोल की प्रैक्टिस करें। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें और फिर रिस्पॉन्ड करें। तीसरा हफ्ता अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को एक्टिवली नर्चर करें और उन लोगों के साथ टाइम बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। चौथा हफ्ता अपना सेल्फ मास्टरी चेकलिस्ट बनाएं और रिव्यू करें कि क्या आप पहले से ज्यादा शांत, ग्राउंडेड और प्रेजेंट महसूस कर रहे हैं। हर रात अपने प्रोग्रेस ट्रैकर के तौर पर खुद से पूछें, आज मैंने अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल किया या सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर रिएक्ट किया? गहराई से सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के अंत में अपने पहाड़ों को चोटी से देखेंगे तो वे आपको गिफ्ट्स की तरह दिखेंगे या सिर्फ स्ट्रगल्स की तरह? और आप इसे आज से कैसे बदल सकते हैं? सेल्फ मास्टरी का मतलब कभी भी परफेक्ट हो जाना नहीं है। आप भविष्य में भी कभी एंग्शियस हो सकते हैं, कभी बिना सोचे रिएक्ट कर सकते हैं या पुराने पैटर्न्स में वापस गिर सकते हैं। लेकिन अंतर यह होगा कि अब आपके पास अवेयरनेस होगी, आप इसे तुरंत नोटिस कर लेंगे और खुद को वापस सेंटर में ले आएंगे। सेल्फ मास्टरी कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये खुद के साथ बनाया जाने वाला एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसे आप हर दिन अपनी हर चॉइस से बेहतर बनाते हैं। अब चलिए इस पूरी किताब के सार को एक बार फिर संक्षेप में समराइज करते हैं। पहला अध्याय, द माउंटेन इज यू। आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपके अंदर है, बाहर नहीं। दूसरा अध्याय, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटेज। ये खुद को पनिशमेंट देना नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। तीसरा अध्याय, योर ट्रिगर्स आर दी गाइड्स टू योर फ्रीडम। आपकी भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी गाइड्स है। चौथा अध्याय, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। छोटी छोटी माइक्रो शिफ्ट्स ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। पांचवा अध्याय, रिलीजिंग दी पास्ट। हीलिंग एक धीमी प्रोसेस है, कोई एक दिन का इवेंट नहीं। छठा अध्याय, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। अपने फ्यूचर सेल्फ को डिजाइन करें और उसकी तरफ जीना शुरू करें। सातवां अध्याय, फ्रॉम सेल्फ सैबोटेज टू सेल्फ मास्टरी। इनर पीस ही आपकी असली और सबसे स्टेबल पावर है। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सरल और गहरा है। जो पहाड़ आज आपको रोक रहा है, वही पहाड़ आपको सबसे ज्यादा सिखा भी सकता है, अगर आप उसे मास्टर करना सीख लें। सेल्फ सैबोटेज आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका एक कंफ्यूज्ड प्रोटेक्टर है। इमोशनल ट्रिगर्स आपके दुश्मन नहीं, आपके गाइड्स हैं।
और इनर पीस किसी बाहरी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि अपने अंदर की गहरी समझ से आती है। चाहे आप अपने करियर में स्टक महसूस कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, या सिर्फ ये समझना चाहते हो कि आप खुद अपनी राह में रुकावट क्यों बन जाते हैं, ये सातों चैप्टर्स मिलकर आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देते हैं। अपने माउंटेन को पहचानना, उसे समझना, ट्रिगर्स की सुनना, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करना, अपने पास्ट को रिलीज करना, अपना फ्यूचर डिजाइन करना और आखिरकार सेल्फ मास्टरी हासिल करना। सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरी जर्नी लिनियर नहीं है। कभी आप एक स्टेप पर काम करेंगे, कभी पुराना पैटर्न वापस आएगा और आपको फिर से पिछले अध्याय पर लौटना पड़ेगा। यह बिल्कुल नॉर्मल है। सेल्फ मास्टरी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पहुंचकर काम खत्म हो जाए, बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। ठीक वैसे ही जैसे एक माउंटेन क्लाइंब करने के बाद सामने एक नया माउंटेन दिखता है। अगर ये ऑडियो बुक और विचार आपके काम आए हो तो इसे लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने माउंटेन से गुजर रहा हो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग समरीज मिलती रहें। याद रखिए, माउंटेन आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको बदलने के लिए आया है। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, वो रुकावट ही लगेगा। जिस दिन आप उसे समझ लेंगे, वही दिन आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ की शुरुआत होगा। क्लाइंब करते रहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। होस्ट पंकज कुमार राज।